बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूँ इफ्तिखार काज़मी। कोई माने या ना माने, मगर मरीम नवाज ने यह साबित कर दिया है कि नवाज शरीफ के बाद मुस्लिम लीग नून में कोई अवामी सियासत कर सकता है तो वो मरीम नवाज है, जिसका सबूत आज़ाद कश्मीर में होने वाली इंतहाबी मुहिम है, जिसमें मरीम नवाज ने अचानक जान डाल दी है। और लगता यूँ है कि ये आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन नहीं बल्कि पाकिस्तान का, पूरे पाकिस्तान का इलेक्शन है, जिसमें सियासी जमातें सर दर्द की बाजी लगाने के लिए तैयार हैं। मरीम नवाज एक बार फिर उन ताकतों को ललकार रही हैं जिन पर इलेक्शन में असरअंदाज होने के इल्जाम लगाए जाते हैं, जिन पर 2018 के इलेक्शन में धांधली का इल्जाम लगाया गया। तो मरीम नवाज का कहना यह है कि वो इलेक्शन चोरी नहीं होने देंगी, और अगर इलेक्शन चोरी किया गया तो फिर वो शायर दस्तूर पर धरना देंगी। तो उनका इशारा उनकी तरफ है जो इलेक्शन चुराने की सलाहियत रखते हैं। अब खास साहब तो हुकूमत चलाने की सलाहियत नहीं रखते, तो इलेक्शन कहाँ से चुराएंगे? तो जिनकी तरफ उनका इशारा है, समझदारों के लिए वो इशारा काफ़ी है। नवाज शरीफ ने मरीम नवाज को इलेक्शन मुहिम चलाने का टास्क देकर यह साबित कर दिया है कि फैसले अब भी नवाज शरीफ के चलेंगे, और शहबाज शरीफ की वफामती पॉलिसी उसको फिलहाल ब्रेक लग गया है और उसे साइडलाइन कर दिया गया है। अब शहबाज शरीफ, जिनके बारे में जरा ये कहते हैं कि पिछले चंद हफ्तों में उन्होंने खासी भागदौड़ की है, एस्टेब्लिशमेंट के साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर किया है, लेकिन लगता यूँ है कि इंतहाबी मुहिम उनकी इस एफर्ट पर पानी फेर देगी, क्योंकि मरीम नवाज जिस एग्रेसिव अंदाज में ये कैंपेन चला रही हैं और जिस अंदाज में बिलावल भुट्टो बोल रहे हैं, उससे लगता यूँ है कि अगले चंद दिनों में बहुत से दिलों की भड़ास निकलेगी। लेकिन जो सबसे अहम सवाल है वो ये है कि क्या आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन इस बात का फैसला कर सकते हैं कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान के अंदर कौन सी सियासी जमात कामयाबी हासिल करेगी, यानी इन फ्यूचर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स क्या होगी। और आज़ाद कश्मीर के लोग ज़ाहिर है वो भी पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान के अंदरूनी हालात के बारे में जानते हैं। तो हुकूमत की कारकर्दगी, गवर्नेंस और अपोजिशन की जो इस वक्त पोजिशन है, इन सब के बारे में आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन से हमें इस हद तक अंदाजा हो जाएगा कि मामला किस तरह चल रहे हैं, कौन सी पॉलिटिकल जमात जो है उसने गेन किया है, कौन सी ने लूज किया है। अगर खान साहब बड़े कामयाब हैं, जिस तरह के दावे पिछले चंद दिनों में किए गए, तो फिर खान साहब ये इलेक्शन जीत जाएंगे। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर होंगे, क्योंकि ये सवाल इस इलेक्शन के हवाले से भी जज किया जाएगा कि इलेक्शन में क्या ताकतवर हल्कों की कोई इंटरफेरेंस रहेगी या वो सियासी मामला से खुद को गैर जानिबदार रखने के दावे पर कायम है। और मेरा यकीन है कि इस वक्त वो इस दावे पर कायम है। इस वक्त जितनी वहाँ पे सियासत हो रही है उसमें ये नहीं लगता कि कहीं से कोई इंटरफेरेंस या तोड़ जोड़ में वो लोग इन्वॉल्व हैं। लेकिन 25 जुलाई को होने वाले इलेक्शन के लिए आज़ाद कश्मीर में जो इंतहाबी मैदान लग चुका है, उसमें मुल्क की तीनों बड़ी सियासी जमातें वो भरपूर अंदाज में मुहिम चला रही हैं। तो लगता ही हो कि पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल की लड़ाई आज़ाद कश्मीर में लड़ी जा रही है। बिलावल भुट्टो और मरीम नवाज ने आज़ाद कश्मीर के जलसों की इंतहाबी रौनक बढ़ा दी है, और एक बार फिर जलसों की हद तक तो अपोजिशन हावी नजर आती है। अब मैनेजमेंट या बाकी मामला, हुकूमत बड़ी ताकतवर होती है, तो फेडरल गवर्नमेंट तो है खान साहब की और नून लीग की गवर्नमेंट है आज़ाद कश्मीर में, तो दो हुकूमतें हैं। तो देखते हैं किसकी चलती है, क्योंकि जो हुकूमत वक्त होती है वो अपना इन्फ्लुएंस तो दिखाती है, लेकिन इन इंतहाबी जलसों में फ़र्क है, वो फ़र्क लीडरशिप का है। अपोजिशन के इंतहाबी जलसों में बड़े बड़े चेहरे हैं और बड़े बड़े वो लोग हैं जो कि फ्यूचर लीडर है। बिलावल भुट्टो भी फ्यूचर लीडर है और मरीम नवाज भी फ्यूचर लीडर है, जबकि तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर में तंजीमी सेटअप ना होने की वजह से इधर उधर से लोग पकड़ रही है। और वो जो आज़ाद कश्मीर के साबिक़ वज़ीर थे सुल्तान महमूद साहब, उनको इंतहाबी मुहिम चलाने की बजाय ये जिम्मेदारी उनको दे दी गई जिनका सेंटोरस है। तो मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो गया वहाँ पे, जिसकी वजह से जोशो खरोश का फुकदान नजर आता है। अब जिनको तहरीक इंसाफ की इंतहाबी मुहिम चलाने की जिम्मेदारी दी है, उनके वहाँ स्कैंडल भी चलना शुरू हो गए हैं। तो बज़ाहिर यूँ लगता है कि हुकूमत और पीपल पार्टी दोनों का मुकाबला मुस्लिम लीग नून से है, या यूँ कह लें कि मुस्लिम लीग नून का मुकाबला हुकूमत से और पीपल पार्टी से, क्योंकि आज़ाद कश्मीर में हुकूमत तो नून लीग की है, तो तोपों का रुख नून लीग की तरफ नजर आता है। तो बिलावल भुट्टो भी दबा के बातें कर रहे हैं
और हुकूमत तो कर ही रही है। अब जलसे चाहे हुकूमत के हो या अपोजिशन के हो, कोई भी जलसा ना नवाज शरीफ के बगैर शुरू होता है ना ख़त्म होता है। इसीलिए मरीम नवाज ने आज़ाद कश्मीर में जाकर ये कह दिया है कि नवाज शरीफ का खौफ इतना है कि कोई तकरीर भी नवाज शरीफ के बगैर ना शुरू होती है ना ख़त्म होती है। तो एक बार फिर मरीम नवाज ने ये साबित कर दिया है कि वो क्राउड पुलर हैं। जैसे वो आज़ाद कश्मीर पहुंची है, आज़ाद कश्मीर में जो इंतहाबी मुहिम है वो बिल्कुल उसमें जान आ गई है, जोर पकड़ गई है और आज़ाद कश्मीर सियासी सरगर्मियों का मरकज़ बन गया है और तमाम खबरों पे इस वक्त वो हावी नजर आता है। तो बिलावल भुट्टो ने भी बड़े जोशीले अंदाज में इंतहाबी मुहिम का आगाज किया है और वो भी हुकूमत और अपोजिशन को अपने निशाने पर रखे हुए हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून पीपल पार्टी की बजाय हुकूमत को निशाने पर रखी हुई है और हुकूमत से भी ज़्यादा पीपल पार्टी नून लीग का कंसर्न वही है कि इलेक्शन में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, इलेक्शन में वो कहते हैं कोई चोरी नहीं होनी चाहिए। तो मरीम नवाज ने क्या कहा? कहते हैं नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई है, लेकिन आज भी इतना खौफ है नवाज शरीफ का कि नवाज शरीफ के बगैर इनकी ना कोई बात शुरू होती है ना खत्म होती है। आज भी शुरू में भी नवाज शरीफ, दरमियान में भी नवाज शरीफ और आखिर में भी नवाज शरीफ। कल उन्होंने मुझे फोन किया और उन्होंने मुझे ये कहा कि बेशक मेरे दिल में वो बात है, एक वालिद के तौर पे मैं तुम्हारी जिंदगी और सेहत और सलामती के लिए डरता हूं, लेकिन तुम कश्मीर में जाओ, जरूर जाओ, कश्मीरियों से तुम्हें कोई खतरा नहीं है। मैं राजा फारूक हैदर साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आजाद जम्मू कश्मीर को भी दिल की गहराइयों से जबरदस्त खराजे तहसीन पेश करना चाहती हूँ। तारीख में शायद पहली दफा प्रेशर के बावजूद कश्मीरियों का इलेक्शन को चोरी करने की कोशिशें करने के बावजूद मुस्लिम लीग नून आज चट्टान बनकर खड़ी है माशाल्लाह। नवाज शरीफ जैसे अवामी और मुंतखब वजीर आजम जिसकी दहलीज पर चलकर भारत के वज़ीर आजम आते हैं और एक ऐसा सिलेक्टेड जो वोट चोरी करके आता है, उसके दौर में भारत को इतनी हिम्मत हो जाती है कि कश्मीर की हैसियत ही वो बदल दे। तो मरीम नवाज ने हुकूमत को बबांगे दोहल ललकारा है। कश्मीर की बात हुई और कश्मीरियत की बात हुई। इसके अलावा कश्मीर के हवाले से मरीम नवाज ने कहा कि हुकूमत ने कश्मीर पर 2 मिनट की खामोशी इख्तियार करने के लिए कहा था और अब तक वो खामोशी बरकरार है। तो कश्मीर में जाहिर है, कश्मीर में इलेक्शन और कश्मीर का जिक्र ना हो तो लगता ही हुआ कि कश्मीर एक बहुत बड़ा एक फिगर होगा, एक इशू होगा जिसके ऊपर इस वक्त इंतहाबी मुहिम जो है वो आगे बढ़ेगी। क्योंकि कश्मीर के मामले में हुकूमत पर ये इल्ज़ाम है कि शायद कश्मीर के मामले में हुकूमत ने कोई कंप्रोमाइज़ कर लिया है, जिसकी वजह से जो मकबूजा कश्मीर है उसके अंदर जो आइनी तब्दीलियाँ भारत ने की वो उन तब्दीलियों को पाकिस्तान ना तब्दील करा सका है, ना उसके ऊपर कोई बहुत बड़ा रिएक्शन दे सका है, ना आलमी सतह पर हम वो आवाज़ बुलंद कर सके हैं कि भारत को मजबूर किया जाए कि वो मकबूजा कश्मीर का स्टेटस तब्दील ना करे। तो ये हुकूमत का एक जो है ना बैकलॉग है, एक ये समझ लें कि कश्मीरियों के अंदर शायद इस हवाले से कोई ना कोई सोच ज़रूर हो कि कहीं हुकूमत ने कश्मीर के ऊपर जो है वो सौदेबाजी तो नहीं कर ली, या यूँ कह लें कि सौदेबाजी अगर बहुत हार्श लफ्ज़ है तो कहीं कंप्रोमाइज़ से नहीं कर लिया। क्योंकि इस मसले के बाद पाकिस्तान और भारत के जो तल्लुकात हैं वो ख़ास से नॉर्मलाइज हो चुके हैं और इतने नॉर्मल हो चुके हैं कि मैं पिछले 2-3 प्रोग्राम में बता चुका हूँ कि वो जो थोड़ी बहुत फोर्सेस उन्होंने पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर पर लगाई हुई थी इंडिया ने, वो विड्रॉ कर लिए हैं और कहीं और लगा दिए। तो इससे बहुत से लोग समझते हैं कश्मीर के मामले में हमने कोई ना कोई समझौता कर लिया। तो ये इशू कश्मीर के इलेक्शन में बहुत प्रोमिनेंट रहेगा और इसी पे सियासत की जा रही है। मुस्लिम लीग नून भी इसके ऊपर बात कर रही है। तो हुकूमत को इस इलेक्शन में कश्मीर के हवाले से मुझे यूँ लगता है कि बड़ी वाजिया पोजीशन लेना पड़ेगी और अगर उसमें नाकाम रहे तो फिर ये इलेक्शन उनके हाथ से निकल जाएगा। बिलावल भुट्टो ने कश्मीर में इंतहाबी जलसे के दौरान हुकूमत को तो ललकारा है, लेकिन उनका हदफ सिर्फ हुकूमत नहीं है, वो मुस्लिम लीग नून की क़यादत को भी नहीं बख्श रहे। तो मुस्लिम लीग नून और PTI के जो भी आपस में रंजिशें हों, लेकिन जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून है ये एक्चुअली रवायती हरीफ है। तो इलेक्शन में जब भी होगा इलेक्शन तो आमने सामने आएंगे। तो
तो बिलावल भुट्टो ने बहुत सारे जलसे किए, तो उनकी एक स्पीच जिसमें उन्होंने बड़े संगीन इल्ज़ाम लगाए कि जिसमें उन्होंने कहा था कि ये जो आर पार की बातें करते थे ये तो पाँव पड़ने तक आ गए। दूसरा बिलावल भुट्टो की भी तकरीर का कुछ हिस्सा देखते हैं। आप कैसे कह सकते हो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खत्म हो चुकी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कल भी जिंदा थी, आज भी जिंदा है, और आने वाले कल आप देखें, आने वाले कल में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही नजर आएगा आपको। 25 जुलाई को आप आजाद कश्मीर का वजीर आजम मुंतखब करके इस्लामाबाद की तरफ हम रुख करेंगे, बड़ी गाला की तरफ हम मोड़ेंगे, वहां से भी हम कठपुतलियों को भगाएंगे। हम मोदी के इलेक्शन जीतने के लिए दुआ नहीं मांगते, हम मोदी को अपना शादियों की दावत नहीं देते, हम मोदी के आंखों में आंखें डालकर जवाब देने को तैयार है। कश्मीर पे सौदा नामंजूर है तो इसका मतलब ये भी है कि मकबूजा कश्मीर में जो सब कुछ हो रहा है वो आजाद कश्मीर के अवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। वो तो कहते थे कि आर और पार होगा, आपने देखा कि कैसे आर और पार होते होते हम पांव पकड़ने की सियासत पर पहुंच चुके हैं। अब वो कहते हैं कि जिसके भी पांव पकड़ना पड़ेगा हम पकड़ेंगे वजीर आजम बनने के लिए। तो अल्लाह जाने पीपल पार्टी इस बात पर खुश है कि पीडीएम ने आर या पार का नारा लगाया और वो नारा इनकी वजह से नाकाम हो गया। और पीपल पार्टी अगर पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर रहती और इस्तीफों के ऑप्शन पर अमल करती तो ये जो आर पार की बात आज की जा रही है मेरे नजदीक ये कब का हो चुका होता। लेकिन पीडीएम को पीपल पार्टी ने ऐन उस वक्त छोड़ा जब पीडीएम ऑलमोस्ट अपनी तहरीक के पीक की तरफ जा रही थी, फाइनल रोड की तरफ जा रही थी, और एक बहाना बनाया गया। मैं इसे बहाना कहूंगा क्योंकि असेंबली से इस्तीफे दिए जाने का मौका आने से पहले ही पीपल पार्टी मैदान से भाग गई कि इस्तीफों की कोई बात ही नहीं थी। अगर पीपल पार्टी इस्तीफे ना भी देती लेकिन पीडीएम के साथ खड़ी रहती और ये कहती कि जी इस्तीफे हम आखिरी ऑप्शन में देंगे, चले लॉन्ग मार्च तो करते हैं। अगर लॉन्ग मार्च ही पीडीएम करने में कामयाब हो जाती तो शायद सियासी हालात बड़े मुख्तलिफ होते, लेकिन पीपल पार्टी मुकम्मल तौर पर बिदकी और वहां से निकल गई। लॉन्ग मार्च मंसूर हो गया तो पीडीएम की तहरीक का ऑलमोस्ट जो है वो तिया पांचा हो चुका है, हुकूमत को संभलने का मौका मिल गया है। और ये तासुर कायम हुआ कि पीपल पार्टी ने एस्टेब्लिशमेंट को खुश करने के लिए पीडीएम का धड़न तख्ता कर दिया। इसी वजह से नवाज शरीफ ने भी हाथ खींच लिया और शहबाज शरीफ को आगे कर दिया। तो शहबाज शरीफ जो कि हमेशा सोच के हामिल है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट से मिलकर ही हुकूमत में आना है, जैसे खान साहब आए हैं, जैसे बिलावल कोशिश कर रहे हैं और जैसे माजी में नून लीग भी करती रही है, तो इस बार भी वो ट्राई कर सकते हैं। तो इसीलिए वो आगे अब वो जो पीपल पार्टी ने मेरे नज़दीक पीडीएम के साथ किया वो पीपल पार्टी की जगह पे खुद को रख के सोचे तो पीपल पार्टी ने ठीक किया। वो सिंध हुकूमत को दाव पे नहीं लगाना चाहते थे, लेकिन अगर पॉलिटिकल वर्कर के तौर पर देखें तो इस हरकत पर शर्मिंदा होना चाहिए। जब आप किसी के साथ कोई अलायंस करते हैं या उनके साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं तो फिर आपको उनके साथ चलना चाहिए। तो इस हरकत को वो अपनी फखरिया पेशकश के तौर पर बयान करके किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए जगहसाई का सामान पैदा करें। और मेरा जाती नज़रिया है, शायद बहुत से लोग इस बात पर खुश ना हो, नाराज हो जाएं, लेकिन मुझे यूँ लगता है कि बिलावल भुट्टो जो कि बहुत तेज़ी से उभर रहे थे और अब भी उभर रहे हैं, लेकिन उस वक्त जो उनके कैरियर को फ्लाइट मिली हुई थी वो एक टॉप लीडरशिप के दरमियान खड़े थे जिसमें बड़े बड़े लीडर थे। तो उसमें से उन्होंने अचानक अपने आप को बैकआउट करके इसे अपने सियासी कैरियर का एक दाग बना दिया है और ये दाग हमेशा रहेगा। इन फ्यूचर जब भी उनके खिलाफ कोई बात करेगा तो इसको ज़रूर बेंचमार्क के तौर पर डिस्कस। और कहते हैं ना, छुटती नहीं है मुंह से काफर लगी हुई। और लगता है ये कि जस्टिस काजी फाइजा का मामला हुकूमत की जान को आ गया और हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर जस्टिस काजी फाइजा केस के फैसले में नजर सानी की दरख्वास्तें दायर कर दी गई। काबिल इस्लाह नजर सानी दरख्वास्त जनाब सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर कानून ने दायर की है।
जबकि मामले खसूसी एहतसाब शहजाद अकबर की जानिब से भी काबिल इस्लाह नजर सानी दरख्वास्त दायर की गई है। यानी इसी बात नहीं आना, दरख्वास्तों में इस्तदा की गई है कि अदालत नजर सानी फैसले में FBI रिपोर्ट की हद तक दोबारा नजर सानी करे और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को FBI रिपोर्ट पर आज़ुद कार्रवाई करने दी जाए। तो कादी फाइज ईसा केस में हुकूमत को बैक टू बैक मुसलसल नाकामी का सामना जो करना पड़ा है, उसकी हजीमत लगता है कि करना जो धुआं अजय भी निकल रहा है, वो जो धुआं सा उठ रहा है ना, वो चैन नहीं लेने दे रहा। इससे कबल भी हुकूमत की जानिब से जस्टिस कादी फाइजा के खिलाफ एक और केस बनाने की अटेम्प्ट की गई थी और हुकूमत की जानिब से ये दरख्वास्तें दायर की गई थी नजर सानी की कि सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस कादी फाइजा के खिलाफ हुकूमत की जो नई दरख्वास्तें थी वो सारी एतराज़ लगाकर वापस कर दी थी और ये कहा था कि एक बार नजर सानी जब हो जाती है तो एक केस में 2 बार नजर सानी नहीं हो सकती, लेकिन हुकूमत बाज नहीं आई। इससे पहले हुकूमत ने जस्टिस कादी फाइजा के खिलाफ रेफरेंस दायर किया था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कालाअदम करार दिया और टैक्स मामला को FBI को भेजने का हुक्म दिया। इस हुक्म के खिलाफ जस्टिस कादी फाइजा और उनकी अहलिया ने सरीना ईसा, उन्होंने नजर सानी दरख्वास्तें दायर की थी। यानी FBI को जो इख्तियार दिया गया था उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने वो दरख्वास्तें मंजूर कर ली तो कार्रवाई रोक दी और FBI की कार्रवाई तहकीकात और रिपोर्ट कालाअदम करार दे दी गई थी। लेकिन अब उस फैसले के ऊपर एक बार फिर नजर सानी के लिए हुकूमत चली गई है। तो लगता यूँ है कि कादी फाइज ईसा के मामले में हुकूमत सुबकी फील कर रही है और वो चाहते ये हैं कि जनाब किसी ना किसी तरीके से, हाँ वो कोई भी तरीका हो, कादी फाइज ईसा जो है वो जज ना रहे। उन पर ज़ाहिर जब एक बार इल्ज़ाम को साबित हो जाएगा तो वो जस्टिस नहीं रहेंगे और उनके बारे में जो इतलात ये है कि वो इन फ्यूचर चीफ जस्टिस बन सकते हैं। तो खदशा ये कि अगर चीफ जस्टिस बन गए तो फिर बहुत से मामला, बहुत से लोगों के जो है जान अजाब में आ जाएगी या वो समझते हैं कि जो हमने किया है वो फिर भुगतना पड़ेगा। तो जस्टिस कादी फाइजा का मामला इतना आसान नहीं है और हम जो कह रहे हैं कि शायद उनकी आसानी से जान छूट गई है, तो वो लगता है हुकूमत जान नहीं छोड़ेगी। तो ये मामला बड़ा संजीदा सर। इसके अलावा कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब, वो भी अपनी खिफत मिटाने चल पड़े हैं। अब नैब की कल जो हुई है वो तो माशाल्लाह तारीख का एक हिस्सा बन गई है। एहसन इकबाल और ख्वाजा आसिफ के केस में जो रिमार्क्स आए हैं और जिसमें नैब को इख्तियारात से तजावुज़ और नैब के ऊपर जो कुछ हो सकता था, यानी नैब ने यह साबित कर दिया कि वो पॉलिटिकल कन्विक्शन कर रहा है और लोगों के खिलाफ सियासी इंतकाम जो ले रहा है। तो ख्वाजा आसिफ की ज़मानत हुई, एहसन इकबाल की ज़मानत हुई, तो अब नैब ने जो इलामिया जारी किया उसके मुताबिक वो जा रहे हैं एहसन इकबाल की ज़मानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कि जनाब उनकी ज़मानत कैंसिल करें। इस इलामिया में कहा गया है कि एहसन इकबाल की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ज़मानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने का फैसला किया गया है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में एहसन इकबाल के खिलाफ रेफरेंस दायर किया था जो ज़ेर समाअत है। तो नैब ने एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में केस की रोज़ाना समाअत की दरख्वास्त दायर करने का भी फैसला किया। इसके अलावा नैब ने ख्वाजा आसिफ केस में भी लाहौर हाई कोर्ट ने जो कल फैसला दिया था उसको भी चैलेंज करने का फैसला किया है। यानी अभी भी शर्म किसी को नहीं आई, जिसमें ये बात बिल्कुल अदालतों ने अपने फैसलों में लिख दी है कि जिस केस में आपने जो इल्ज़ाम लगाए, पहली बात वो गलत, आप प्रूव नहीं कर सके। दूसरी बात, जिन पर इल्ज़ाम लगाए वो तहकीकात में जब मुकम्मल कोऑपरेट कर रहे हैं उनको उठा के अंदर बंद कर दिए। तो ये बहुत बड़े केसेस है इख्तियारात के नजायज़ इस्तेमाल की। इस पर अपोजिशन ने कोई बहुत बड़ा अभी तक मैंने स्टेटमेंट नहीं देखा। नवाज शरीफ साहब ने ज़रूर ये कहा कि जिन लोगों ने झूठे केस बनाए या जिन लोगों ने ये इल्ज़ाम लगाए और लोगों को बंद रखा, उनके खिलाफ भी कार्रवाई का कोई कानून होना चाहिए। और नैब को भी नैब के वो लोग जो कि लोगों की बदनामी का बायस बन रहे हैं उनके खिलाफ भी ये सब कुछ होना चाहिए। लेकिन ये सवाल तो उठेगा ना कि नैब आपने इसको कंटिन्यू क्यों किया। अगर नैब का पहले ही आप इसको बंद कर देते, क्योंकि नैब के ऊपर ये इल्ज़ाम तो बड़ी देर से है कि वो आर्म ट्विस्टिंग के लिए इस्तेमाल होता है और जो हुकूमत आती है वो करती है। तो कल को जिस तरह आज की हुकूमत है, अगर ये भी किसी हुकूमत में ना रहे तो जो हुकूमत आएगी वो भी ज़ाहिर इस्तेमाल करेगी। तो अब वो कहते हैं ना कि अब हथा न वो क्या कहते हैं, हाथों से की दांतों से खोलनी पड़ती है। तो ये वो हथा न देती हैं गंडा
दंदा न खोलनी पैनी है, वो एग्जैक्टली मिसाल ही है। तो अब वो दांतों से खोल तो रहे हैं, लेकिन देखें नैब को चाहिए तो ये था नैब चेयरमैन को माफ़ी मांग लेते कि जनाब हम नहीं साबित कर सके, वो चले गए एक और दरख्वास्त लेकर जनाब इन्होंने पढ़ो इन्होंने करो। तो जो अदालत फैसले दे चुकी है, जो रिमार्क्स दे चुकी है, वो आपके लिए काफ़ी नहीं थे। यहाँ पे लेकिन ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो और भी हम मौज़ूआत आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा, बड़ी अहम खबरें हैं जो आपसे शेयर करेंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है, आगे बढ़ते हैं और हुकूमत को एक बड़े अहम केस में, ख्वाजा आसिफ केस में और एहसन इकबाल के केस में जिस बुरी तरह हज़ीमत का सामना करना पड़ा, उस पर गुफ्तगू कर रहे हैं उस्मान डार हैं वो शख्स जिन्होंने ख्वाजा आसिफ के ख़िलाफ़ एप्लीकेशन फ़ाइल की थी। उसका बैकग्राउंड सबको मालूम है, लेकिन उनका मौक़िफ़ ज़रूर सुनते हैं कि अब जब अदालत ने ख्वाजा को क्लियर किया है तो वो क्या फरमाते हैं। तरीके से केस को हैंडल किया गया, उसके ऊपर तो ख्वाजे से जुल्म हुआ। आप अंदर डाल के 6 महीने के बाद बंदे को कहेंगे माफ़ी होगी, गलती। देखिए मल साहब, मैं तो ज़ाती तौर पे ऐसी अकाउंटेबिलिटी के भी हक में ही नहीं। यहाँ तो जिस तरह मैं ज़ुबैर साहब ठीक है, मैं कुछ सियासी बात नहीं कर रहा, ना इन्हें उस एंगल से देखना चाहिए, कोई भी नहीं होगा। मैं नहीं समझता कोई सियासी जमात भी हो सकती है। ये एक इनकी अपनी परसेप्शन है कि शायद हमारी हुकूमत कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रही है। इनके जो केसेस चल रहे हैं, ये इन दोनों मतलब क्या है आपका शायद खुद कहते हैं ओहो वज़ीर-ए-आज़म अकाउंटेबिलिटी किसके थ्रू करवाना चाहते हैं? वो कहते हैं ना, इससे मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं एनआरओ नहीं दूंगा। जब वो ये कहते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? आप बता दें। पहले सुन लेना, मैं बताता हूं। एनआरओ क्या उनके पास कौन सा इख्तियार है? वो जाहिर है नैब भी को इस्तेमाल कर सकते हैं, एफआईए को इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो पाँव पड़ने की नौबत क्यों आ रही है? एनआरओ नहीं मिल रहा तो पाँव पढ़ने तक कहानियां जा रही है। 2 साल उनको रगड़े लगा रहे हैं तो वो पॉइंट पर। ये बात हमने प्राइम मिनिस्टर का मतलब ये है कि हमने इदारों को आजाद कर रखा है, हम किसी जगह पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं कर रहे हैं ना। नैब इंडिपेंडेंटली काम कर रही है, सारा कुछ कर रही है। अगर सजा दिलानी थी, सारा कुछ होना था तो ख्वाजा आसिफ साहब फिक्स कर दिए जाते। ख्वाजा आसिफ साहब को 2.5 साल बाद नैब ने हाथ डालना था। अगर सलाउद्दीन को अंदर बंद किया था तो वज़ीर-ए-आज़म से क्यों मिले थे जाके? टाइम दीजिए। एक सेकंड, मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस किसने की थी? एक वजीर ने की थी और एक उनके साथ एक हमारे इदारे के सीनियर अफसर बैठे थे, और वही दोनों जाके फिर वजीर आजम से मिले थे। किस सिलसिले में? अभी कह रहे हैं आजाद हैं। सुन तो लेना, हौसला रखे ना। एक तो नून लीग वालों में सुनने का हौसला नहीं। नैब के ऊपर कोर्ट ऑर्डर ये था कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। देखिए मैं 2016 में ख्वाजा साहब का लेके गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें नाहल भी किया, फिर सुप्रीम कोर्ट में जो भी वजूहात होंगी बहाल हो गए वो। उसके बाद हमारी हुकूमत रही है 2.5 साल। मैं कोई गया हूँ एफआईए में या मैं नैब में चला गया हूँ, पहले दिन ही 2018 सितंबर में जिस बंदे को पकड़ ले, इस बंदे को फिक्स कर दे, अंदर बंद किया ना, क्या निकाला क्या? इज नॉट माय टॉपिक, मैं तो काम कर रहा हूँ। आप गए थे नैब के ऑफिस, आपने कहा था उनकी फाइलें पड़ी थी सामने। किधर? उन्होंने मुझे बुलाया था, मैं नहीं गया था। उस्मान डार जा रहे हैं, उनके सियासी मुखालिफ, और सामने पड़ी है ख्वाजा आसिफ की फाइलें। एप्लीकेशन जब उन्हें दी, तकरीबन 2017 की शायद बात है, उसके बाद उन्होंने मुझे कॉल कीजिए, आप चीजें लेके आए। ढेर लगा हुआ था, मैं चीजें वहां लेके दे के आ गया। अभी देखिए मल साहब, अगर इस मुल्क में 25-50 करोड़ रुपए को करप्शन ही नहीं मानते, अगर कोई माने या ना माने, खान साहब को जिन सियासतदानों पर शदीद गुस्सा है, जिन्हें वो जेलों में देखना चाहते हैं, जो उन्हें पसंद नहीं है, या उन्हें जो फाइल मिली है जिसके ऊपर लाल दायरे हैं, उनमें से ख्वाजा आसिफ एक है। तो खान साहब की सियासी मुखालिफिन को जेलों में डालने की ख्वाहिश का हुक्मरान जमात के उन चंद रहनुमाओं ने खूब फायदा उठाया है, जिनकी दुकानदारी सिर्फ इतनी है कि जिसको खान साहब बुरा समझे, उनके खिलाफ सच झूठ पर मबनी मवाद इकट्ठा करके खान साहब को दिन रात ये यकीन दिलाए कि खान साहब आप ठीक कहते हैं, वाकई करप्ट आदमी है। तो सबूत इकट्ठा करके खान साहब के बयानिए को सच साबित करना, ये उनकी ड्यूटी है। तो जिन लोगों की नौकरी बस इतनी है कि खान साहब के नापसंदीदा लोगों को या मुखालफिन को घसीटते रहे, वो शर्मिंदा क्यों होंगे? और अब भी वो अदालती फैसलों को तस्लीम करके चैन से नहीं बैठेंगे, बल्कि किसी और फोरम पर जाएंगे ताकि अपनी जो खिफत है उसको मिटा सकें। अब उस्मान डार अगर ख्वाजा आसिफ के खिलाफ नैब ना जाते, उन पर झूठे सच्चे मुकदमे ना कराते, इंक्वायरियां ना खुलवाते और ख्वाजा आसिफ का पीछा ना करते, तो वजारत तो दूर की बात है, शायद वो तहरीक इंसाफ के कई दूसरे
उन रहनुमाओं की तरह खान साहब से मुलाकात के इंतजार की सूली पर लटक रहे होते जिन्हें खान साहब कोई लिफ्ट नहीं कराते। तहरीक इंसाफ के एक और अहम रहनुमा हैं फैसल वाडा, उनकी भी गुफ्तगू सुनते हैं, वो क्या फरमाते हैं। वॉच फैसल वाडा और उनको क्या परेशानी है वो भी देखते हैं। आप एनालिस्ट है ना सर, आप वो तो कहते हैं कि अब तो ये सौदा खरीदने पे तैयार नहीं है। वो सौदा, आप एनालिस्ट है ना सर, आप वो तो कहते हैं कि अब तो ये सौदा खरीदने पे तैयार नहीं है। वो सौदा ये है, वो ये चाहते हैं, फिर इसको रिकॉर्ड कैसा बनाए कि मरियम की कन्विक्शन रिवर्स हो जाए। मरियम ने गाली देके देखा, नवाज शरीफ साहब ने गाली देके देखा, फौज को, अदलिया को, नहीं मकसद पे कोई एंगेजमेंट है किसी लेवल के ऊपर कि कोई रास्ता निकाला जाए मरियम के लिए? किस चीज के ऊपर? PMLN और ख्वाहिश और डिमांड है ना सर। मैं कह रहा हूँ कि अभी हमारे बच्चों ने बड़े तो वो होती है ना कि आप टेबल पे रखते हैं कि ये वाडा साहब, ये सर देखिए मैं आपको ये डिमांड किससे है वाडा साहब, जरा बताएं। ठीक है, हाँ, ये राणा साहब आप ही पूछ रहे हैं क्योंकि मैं तो समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि किससे मांग की जा रही है। नदीम अली साहब, आपका जो शो जो लोग देख रहे हैं और राणा साहब तो वाडा साहब अगर कन्विक्शन को जितना मैं खुल के बता सकता हूँ, मैंने खुल के बता दिया। वाडा साहब मैं राणा साहब की बड़ी इज्जत करूंगा अगर राणा साहब मेरी बात तो सुने ना। राज शरीफ साहब ने रख के वाडा साहब बात ये है जो वर्ड्स मेरी अदालती मामलात में, पुराने पाक का हल्फ अदालती मामलात में मैं अपनी सच्चाई की बात करूँ, आपकी जो एक्सपर्टीज है मेरी हर के अंदर कोई फर्क नहीं आएगा। मैं इतना ऑथेंटिक होकर बोल रहा हूँ और इसमें कोई बुराई नहीं है ना। आप अगर सुन लें, अगर अपनी फौज अपनी अदलिया के साथ शाना बचाना नहीं खड़े होंगे अपने ऑर्गन्स के साथ, तो मुल्क कैसे सस्टेन करेगा, कैसे तरक्की करेगा? ये तो हमारे ऑर्गन्स हैं। लेकिन क्या उस मीटिंग में कोई मरियम का तस्करा हुआ कहीं किसी स्टेज के ऊपर? नहीं। तो फिर आपने ये कैसे कहा क्या वो मरियम के लिए मांग रहे हैं, स्पेस मांग रहे हैं? मरियम मांग रही है ना। मरियम आज जो तिलमिलाई है, आज मरियम को पता चले एग्जैक्टली कि क्या बातें अंदर हुई हैं, कितनी तारीफ के पुल बांधे गए हैं। जिस एस्टेब्लिशमेंट को आप गाली दे रहे थे उसी एस्टेब्लिशमेंट को निपटा जा रहा है, राइटली सो। तो वो तजाद हो जाएगा ना, एक भाई कुछ कह रहे हैं, एक भाई कुछ कह रहे हैं, फर्क आ जाएगा। उसमें उसकी कन्विक्शन का मसला पड़ा हुआ है, इसलिए वो तिलमिला के आज आई है। ट्विटर भी चुप था, खुद भी खामोश थी। और आगे भी आप देखिए PDM के फ्रंट पे क्या हुआ, शहबाज शरीफ गए, वो नहीं गई। आप लोग क्यों ही रीड करें? इक्तदार की जंग घर के अंदर पड़ गई भाई। जब बच्चे जवान हो जाते हैं कोई किसी को नहीं देता। हमजा शहबाज जेलें काटे, मरियम नवाज इक्तदार संभाले, कैसे होगा? राणा साहब से पूछा। राणा साहब आप इसकी वजाहत कर सकते हैं कि ये किससे मांग है? और एक मिनट नदीम साहब, एक मिनट राणा साहब। देखिए, मरियम नवाज बोले तो हुकूमत परेशान, ना बोले तो लोग परेशान। वो पंजाबी की एक मिसाल है कि आटा गूंदते हुए हिलने पर भी एतराज है और ना हिलने पर भी एतराज। यानी आटा गूंदते हुए हिलती क्यों है और हिलती क्यों नहीं। कहानियां बेशुमार हैं, लेकिन आम लोगों को एक बात समझ में आ गई कि जब कोई हुकूमत का मुखालिफ ज़रा खामोश हो जाए, नॉर्मलाइज हो जाए, तो ये मौक़िफ़ के जनाब इसकी डील हो गई है। और अगर वो बोलने पे आ जाए, थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाए, थोड़ी आवाज़ बुलंद करे, तो ये कहें जी कि डील करने आए थे, नाकाम हो गई है। मुकदमे और सजाएं माफ़ कराने की कोशिश कर रहे हैं, वो पूरी नहीं हुई। तो ये फार्मूला सिर्फ मरियम नवाज के लिए नहीं है, बल्कि अपोजिशन के सारे लीडरों के हवाले से हुकूमत की यही एक हिकमत मिली है और एक से बढ़कर एक तोता कहानियाँ सुनाई जाती हैं। देखिए, मरियम नवाज को जो सज़ा मिल रही है वो क्यों मिल रही है? मरियम नवाज को सज़ा इस बात की मिल रही है कि वो अपने वालिद की बेगुनाही साबित करने के लिए मैदान में आई थी। उन पर इल्ज़ाम लगाकर उन्हें भी लिपेट लिया गया, सज़ाएँ सुनाई गई। अब जिन मुकदमात में उन पर इल्ज़ाम लगाए गए वो सभी को मालूम है कि वो मुकदमात क्या है, उनकी हकीकत क्या है। अगर मरियम अपने वालिद के साथ खड़ी ना होती तो उन पर कोई मुकदमा बनता ही नहीं। तो एक बेटी अपने वालिद के हक़ के लिए लड़ रही है, पॉलिटिकल जदोजहद कर रही है, और उसे अगर अपनी सज़ा का खौफ हो तो वो बाहर ना निकले। अब मसला सिर्फ नून लीग की उस पॉलिसी का है जो कांस्टेंट नज़र नहीं आती, जिसका खमियाजा मरियम नवाज जैसे लोगों को भुगतना पड़ रहा है। यानी जब वो किसी बात पे स्टैंड लेती हैं तो कई और तरफ से भी ज़रा हल्की फुल्की मौसीकी शुरू हो जाती है। अब नवाज शरीफ का मसला ये कि वो बड़ी सियासी जमात के लीडर हैं, तो वो सबकी सुनते हैं, मरियम की भी सुनते हैं और उनकी भी सुनते हैं जो मरियम की नहीं सुनते। तो इस पॉलिसी की वजह से मुखालफिन को ये मौका ज़रूर मिलता है कि वो अपना बयानिया चमका लेते हैं और वो ये कहते हैं कि देखिए पार्टी के अंदर तो बड़ी रिफ्ट चल रही है। अब जब इंतखाबात का मौका आया है तो एक बार फिर मरियम पब्लिक पॉलिटिक्स के लिए मैदान में। तो ये बात जो समझने की है वो ज़रूरी है कि पब्लिक पॉलिटिक्स भी एक चीज़ होती है और एक टेबल पॉलिटिक्स होती है।
तो बाद का टेबल पॉलिटिक्स आती है तो फिर पब्लिक पॉलिटिक्स पीछे चली जाती है। लेकिन चूंकि आजकल पब्लिक पॉलिटिक्स का मौका है तो इसलिए वो मैदान में आ गई हैं और अब वो बोलेंगी। और बोलने का मतलब ये नहीं कि वो कोई डील करने गई थी और वो डील नाकाम हो गई या मुकदमात की माफ़ी के लिए खामोश हुई थी और मुकदमात ख़त्म नहीं हुए। ये तो सबको पता है कि हुकूमत ये समझती है कि मरीम नवाज़ में नवाज शरीफ की जान है और अगर उनको यहाँ पकड़ के रोक के रखेंगे तो वो वहाँ परेशान होंगे, उनको कंट्रोल किया जा सकता है, उनको काबू में रखा जा सकता है। इसलिए लोग स्मैश की धमकियाँ भी देते थे, जब देते थे तो ज़ाहिर है नवाज शरीफ परेशान हुए। तो ये असल हकीकत है। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौज़ूआत आपके साथ शेयर करेंगे और बात करेंगे बजट के बाद महंगाई का क्या आलम है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय में इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत हैं। बजट पेश होने के बाद महंगाई की शरह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अब सालाना बुनियादों पर महंगाई की औसत शरह बढ़कर 14.52% हो गई है। तो दाखिली सतह पर बजट के बाद से महंगाई में इजाफे से अवाम ने जो लोगों को गोली दी थी कि जनाब ये दोस्त बजट है, अवाम दोस्त बजट है, तो हुकूमत का ये बयानिया भी लगता है कि टाई टाई फिश हो गया। गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान मजमूई तौर पर 21 अशियाए ज़रूरिया कीमतों में इजाफा हुआ है और चीनी, घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में तो बेइंतहा इजाफा हुआ है। CNG महंगी हो गई है। अब मुख्तलिफ कंपनियों ने अचानक घी और कुकिंग ऑयल की कीमतें बढ़ा दी हैं। थोक मार्केट में चीनी की जो कीमत 94 रुपये थी वो 100 रुपये हो गई है, बल्कि ये चीनी 106 रुपये और 110 रुपये भी मिल रही है। चीनी की 50 किलो की बोरी 4700 रुपये से बढ़कर 5000 रुपये हो गई है। घी जो है वो उसमें 38 रुपये फ़ी किलो की कीमत बढ़ी है। जो दर्जावल का घी है वो 305 से बढ़कर 343 का हो गया है। जो ज़रा सेकेंड ईयर का घी है उसमें 15 रुपये फ़ी किलो इजाफा हुआ है, वो 285 से बढ़कर 270 हो गया। CNG महंगी हो गई। इसके अलावा वफाकी हुकूमत ने मोबाइल फ़ोन की दरामद पर रेगुलेटरी ड्यूटी आयद कर दी है। ले जनाब, हमने मोबाइल की कॉल पे टैक्स लगाया तो अब जो है मोबाइल आप बाहर से लेके आएंगे तो उस पर भी ड्यूटी देंगे। तो $30 तक के मोबाइल फ़ोन पर 300 रुपये फी सेट ड्यूटी लगी है और 30 से 100 रुपये डॉलर का जो मोबाइल है उस पर 3000 रुपये ड्यूटी देना पड़ेगी। इससे महंगा फ़ोन जो 100 था $200 उस पर 7500 रुपये ड्यूटी है। जो $350 का मोबाइल फ़ोन है उस पर 11000 रुपये ड्यूटी है और $350 से $500 के सेट पर जो है 1500 रुपये 15000 रुपये ड्यूटी लगाई गई है। तो ये समझ लें कि अगर आपका मोबाइल फ़ोन ज़रा महंगा है और आईफोन है या वो जो 1 लाख से ज़रा कीमत ऊपर होती है $500 ये बन जाती है कुछ 70-80 हज़ार रुपये। अगर आपने इतना महंगा फ़ोन मंगाया तो उस पर जो ड्यूटी लगेगी वो 22,000 रुपये लगेगी। तो मोबाइल फ़ोन भी जो है वो सस्ते नहीं रहे, वो भी महंगे हो गए, मोबाइल कॉल भी महंगी हुई। तो ये है बजट जनाब, जिसके बारे में दावा ये किया गया था बजट जब आएगा, वो कहते हैं जब आएगा इमरान बनेगा नया पाकिस्तान। तो कहा गया था आएगा बजट और उसके बाद महंगाई टाई टाई फिश होगी। लेकिन महंगाई जनाब आई है और आके फिर से छा गई है और इस वक्त मुल्क जो है वो महंगाई की इस लहर में 15% यानी हाईएस्ट इन द रीजन, और जिसके बारे में अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम आपसे अभी शेयर नहीं कर पा रहे। सरिये की कीमत मैं बता रहा हूँ 1,55,000 रुपये का हो गया टन। ये जनवरी में इसकी कीमत थी 1 लाख और कुछ 10,000 टन। तो जनवरी से ये आते आते और ये सिर्फ पिछले 4-5 रोज़ में इसमें 5,000 रुपये फी टन इजाफा हुआ। वजह किसी को समझ में नहीं आएगी। वजह बजट है। बजट में जो ड्यूटियाँ लगी हैं वो पता नहीं क्या लगी है। और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज को हाथ साहब बड़ा फ्लरिश करने का लोगों का है। लोगों ने अब उनकी बातों में आके, मेरे जैसे लोगों ने घर बनाना शुरू कर दिए, तो इसलिए रेटों का पता भी चल रहा है कि पता ही चल रहा आज आप सीमेंट लें उसका भाव कुछ है, कल लें तो उसका भाव कुछ है, और ये कुछ कम नहीं होता, ये बढ़ता ही है। कुछ से मुराद ये कि जनाब कल कितना महंगा होगा ये नहीं पता। तो आटा अपना ईंटें महंगी, सरिया महंगा, सीमेंट महंगा, और कर लें आप कारोबार। ये है जनाब बजट और ये आपकी हकीकत। और आखिरी खबर ये कि जब भी मुल्क में पॉलिटिकल एक्टिविटी शुरू होती है, सियासी जमातें ज़रा सा दाएं बाएं बाहर निकलती हैं, तो खबर ये आती है कोरोना बढ़ गया और अब अपनी एहतियात करें। तो एक बार फिर लग रहा है कोरोना वापस आ रहा है, क्योंकि सियासी माहौल फिर से थोड़ा सा गर्म हो रहा है
और आज़ाद कश्मीर तो इलेक्शन शुरू हो गया है। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि मुल्क में कोरोना केसेस जो है वो नीचे आते आते ऊपर जाना शुरू हो गए। कोरोना एक बार फिर बढ़ गया और ख़तरा ये है कि चौथी लहर आ सकती है। तो आप मास्क पहने। इंडियन वेरिएंट जो ना कोरोना की जो भारतीय किस्म है, इसके बारे में कहा जाता है ये बहुत बड़ा मसला बन गया। इस्लामाबाद में जो NCOC का इजलास हुआ उसके बाद उन्होंने कहा कि जो कोरोना ने पे हमने बहुत काम किया और अल्लाह ताला ने हम पे बड़ा रहम किया, लेकिन जो इस वक्त एक इंडियन में जो कोरोना पाया जाता है, इंडियन वेरिएंट है, वो बहुत बड़ा मसला बन गया है और ये मुसलसल अपनी हैयत तब्दील कर रहा है, शक्ल तब्दील कर रहा है। इसकी वजह से कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। यानी हूँ सर कोरोना भी जो ना इंडिया तो मिलेगा, वैसे भी इंडिया से पता नहीं हमारी जान कब छूटेगी, कभी लड़ाई, कभी झगड़े, कभी इल्ज़ामात, और अब कोरोना भी इंडिया से आ रहा है। तो कोरोना केसेस के वाले से पिछले दिनों हुकूमत बहुत क्लेम कर रही थी। ये कहा गया जी कि कोरोना ख़त्म हो गया, ऑलमोस्ट डेड हो गया है, कारोबारी सरगर्मियाँ शुरू कर दी गई और सिर्फ चंद ही दिनों के बाद फिर से ये दरख्वास्त की जा रही है कि जनाब आप इस्तेमाल करें, मास्क लगाएं, लॉकडाउन कराएं, फलाना करें। और ये भी कहा गया कि जनाब लॉकडाउन जो है वो लग सकता है, अगर लोगों ने एहतियात की तो नहीं लगाएंगे। एहतियात से मुराद ये कि जलसे जुलूसों में न जाइएगा, वरना ख़ास में लॉकडाउन लगा देंगे। तो बहाना कुछ भी हो या ये कह लें, लेकिन हुकूमत ने ये वार्निंग दे दी है कि अगर चौथी लहर से बचना है तो लॉकडाउन लगाई जा सकती है, सब कुछ बंद करना पड़ेगा। तो इसलिए लोग मास्क पहने और मास्क पहन के एहतियात करें। और ख़बरदार अगर अपोजिशन के जलसे जुलूसों में आप शरीक हुए तो फिर ये मामला उठेगा कि जनाब कोरोना बढ़ गई है और कोरोना बढ़ गया है, बल्कि बढ़ नहीं गई, तो लॉकडाउन लग जाएगा। तो इस खबर के साथ कि एक बार फिर हुकूमत ने ये बुरी खबर सुना दी है। अब हमें इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी कल। अपना और गिरदनवा के लोगों का बहुत बहुत ख्याल रखिए।